वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। मोनोपोली यानी एकाधिकार। इससे पहले आप परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम मोनोपोली के बारे में जानेंगे कि एकाधिकार किसे कहा जाता है। जो एकाधिकार है ये एक तरीके की ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर जो उत्पादन करता है उसका कीमत और उत्पादन दोनों पर नियंत्रण रहता है। यानी मोनोपोली इज a type of market situation where the producer has sole control over the supply and price of a commodity। इस लिहाज से बताने वाली बात यह है कि ये इकलौता उत्पादन करता होता है और यहाँ पर जो बायर्स है, नंबर ऑफ बायर्स, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इस दौरान आपको कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं आपसे सीधी बात करना चाहूँगा कि बेसिकली जो प्रोड्यूसर है उसका रॉ मटेरियल पे, सप्लाई पे और जो कीमत है, इन सब चीज़ों पर क्या होता है, नियंत्रण होता है, क्योंकि वो उसको अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, एडजस्ट करता है। इसके अलावा यू विल नॉट फाइंड एनी टाइप ऑफ स्टेप कॉम्पिटिशन हेयर एंड मोर ओवर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट सेलर इज ओनली वन हु इज ओनली प्रोड्यूसर who has a control over the market। तो इसका कारण ये हुआ कि उत्पादनकर्ता जो भी वस्तु बनाएगा उसका जो प्रतिस्थापन है वो भी यहाँ पे संभव नहीं है। मीन्स देयर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज कॉम्पिटिशन यहाँ पे नहीं है। ना तो यहाँ पे कोई फर्म एंट्री कर सकती है ना एग्जिट कर सकती है। तो इस तरीके का जो इंडस्ट्री है वो अपने आप में फर्म भी हो सकती है, इंडस्ट्री भी हो सकती है। ये अपने आप में एक तरीके से उद्योग, फर्म, इन सबका एक समावेश है। इन दोनों का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक ही होता है। तो आगे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो उत्पादन करता है उसको कुछ प्रिविलेज मिले हुए हैं। वो या तो अपने आउटपुट उस पर नियंत्रण कर सकता है या अपने प्राइस पे। क्योंकि मुद्दे की बात क्या होती है, मार्केट में तब भी डिमांड होनी चाहिए। भले बायर्स बहुत है मार्केट में लेकिन डिमांड नहीं है। तो उस पर आता है कि वो किस तरीके से अपना जो कीमत है उसका निर्धारण करे, कौन सी प्राइस मैकेनिज्म पॉलिसी अपनाए जिससे कि उसका क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स मार्केट में बिके। या दूसरी चीज़ ये आ सकती है कि अगर जो कंज्यूमर्स हैं वो कीमत से ज़्यादा प्रभावित नहीं है तो फिर उस दौरान वो क्या करेगा, अपनी सप्लाई पे ज़्यादा फोकस करेगा। तो सप्लाई के लिए वो अपने आउटपुट को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। क्योंकि अगर वो कीमत वही चल रही है और अगर उसमें हल्का से भी वो बदलाव करता है तो हो सकता है उसके कस्टमर्स छोड़ भी सकते हैं, भले ही प्रतिस्थापन वहाँ पे नहीं हो। तो दोनों तरीके से क्या होगा, या तो वो अपने आउटपुट पे या कीमत पे, इन दोनों में से एक में ही नियंत्रण पा सकता है, एक वक्त में दोनों पे नहीं पा सकता है। और मोनोपोलिस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी कहाँ पर अधिकतम लाभ वो अर्जित कर सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पे एक तरीके से हमने कोशिश करी है कि किस तरीके से जो मोनोपोलिस्ट है, एकाधिकार है, वो कहाँ पे अपना साम्य यानी इक्विलिब्रियम अचीव करता है और कहाँ पर उसकी कीमत निर्धारित होती है। तो उसको हमने यहाँ पे चित्रण के द्वारा भी क्या किया है, प्रस्तुत किया है। आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, देखिए क्लास, कि यहाँ पे भी दो तरीके की मेथड यूज होते हैं इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटरमिनेशन करने के लिए। पहला क्या है, कुल आगम तथा कुल लागत विधि। आज मैं आपको इस विधि के बारे में समझाऊंगा। कुल आगम यानी कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व। यहाँ पे मैंने मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्यों नहीं करा, क्योंकि सिंपल बात क्या होती है कि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है कि जिससे कि वो हर एक इकाई में इंक्रीमेंट करे और उसकी मार्जिनल रेवेन्यू भी आए और सीमांत लागत भी हो। यहाँ पे तो उसके पास पूरी की पूरी डिमांड उसके हाथ में, सप्लाई उसके हाथ में, कीमत उसके हाथ में। तो वो मुनाफा कमाने के लिए टोटल रेवेन्यू की तरफ फोकस करेगा, मतलब जितनी सेल हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट पे ही फोकस किया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन डायग्राम से पूरा का पूरा आपको यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है। एक्स एक्सिस पे हमने कुल उत्पादन यानी उत्पादन की मात्रा को शो किया है और वाई एक्सिस पर हमने आगम और लागत दोनों को शो किया है। तो देखिए किस तरीके से ये जो आपके पास इस तरीके का एरो जा रहा है इंक्लाइन होते हुए, ये टोटल रेवेन्यू कर्व है। क्या है, टोटल रेवेन्यू कर्व। ये आप सोच रहे होंगे कि टोटल रेवेन्यू कर्व इस फॉर्म में क्यों आ रहा है, क्योंकि बेसिकली जो मोनोपोलिस्ट है वो तीनों चीज़ें अचीव कर सकता है। उसको लॉस भी हो सकता है,
प्रॉफिट भी, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी, ये डिपेंड करता है कि वो आउटपुट में किस तरीके से बदलाव करेगा। तो आउटपुट में बदलाव करने के लिए भी यहाँ पे ये दिया गया है ON1, ON2, ठीक है। अब बात ये आती है कि टोटल कॉस्ट, जैसे कि आप जानते हैं ये इस तरीके से डाउनवर्ड कर्व होता है, यू शेप का होता है, और यहाँ पे जो ये पॉइंट है ए, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ये जो आपका दे रखा है कि अगर ये ON1 लेवल ऑफ आउटपुट करेगा तो यहाँ पे AN1 लागत उसे स्पेंड करनी पड़ेगी। तो ये इसका क्या होता है, एक सम विच्छेद बिंदु कहलाएगा, यानी इतना आउटपुट उसे चाहिए कि जिसका कि यहाँ पे उसको जो रेवेन्यू है यहाँ तक अचीव हो। और ये रेवेन्यू यहाँ पे अचीव हो का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर जो है एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया है। अगर ON1 लेवल से कम करेगा तो वहाँ पे उसको क्या होगी, हानि होगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ज़्यादा आउटपुट होने का मतलब ये नहीं होता ज़्यादा मुनाफा होना, क्योंकि वो आपकी लागत को भी बढ़वाता है। अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं तो यहाँ पे भी जो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू कॉस्ट कर्व है वो यहाँ पे B पॉइंट पे काट रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, सम विच्छेद बिंदु हो गया। तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं, आपका BN2 क्या है, उसकी लागत है। और अगर इससे ज़्यादा आउटपुट करेगा, ये ON2 से ज़्यादा अगर आउटपुट करेगा तो डेफिनेटली उसे क्या होना है, लॉस ही होना है। तो मुद्दे की बात क्या आती है कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ अचीव होगा। तो देखिए, जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व के बीच का जो डिफरेंस जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे चीज़ नोटिस करने वाली बात ये है कि P1 और P जो है ये उसका जितना इनके बीच में गैप आ रहा है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट कर्व में, वहाँ पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर रहा है। और यहाँ पे लागत कितनी आ रही है, सिर्फ PN लागत पे करके उसको P1P मुनाफा अर्जित हो रहा है, लेकिन उसके लिए उसे आउटपुट अपना ON1 से बढ़ा के कितना करना पड़ेगा, ON करना पड़ेगा। तो ON जो हो गया यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट वो अचीव करेगा, और यहीं पे उसको क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट भी यहाँ पे ड्राइव होगा। वैसे देखा जाए ये जो पूरा का पूरा कर्व आपको दिखाई दे रहा है, इतना एरिया जो दिखाई दे रहा है दोनों साइड, यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा उसे। लेकिन मुद्दे की बात आती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा। प्रॉफिट तो धीरे धीरे इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी प्रॉफिट तो उसे मिलेगा क्योंकि आउटपुट वो बढ़ा रहा है, ON से बढ़ा के ON2 कर दिया है। लेकिन यहाँ पे भी धीरे धीरे इन दोनों के बीच में जो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट कर रहे हैं उनके बीच में गैप कम होता जाएगा, और टोटल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो उसका मुनाफा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, फिर वो यहाँ बिंदु पे आके फिर से अगेन दोबारा ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुँच जाएगा, जहाँ पे उसे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होगा। तो उसके लिए बेटर क्या होगा कि वो ON अपना आउटपुट रखे, तो यहाँ पे PN ही कॉस्ट उसकी आएगी, और P1P उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और हद से हद वो ON2 तक ही अपना आउटपुट बढ़ा सकता है, उसके आगे अगर इंक्रीज करेगा तो उसे क्या होगी, हानि होगी, क्योंकि टोटल रेवेन्यू कर्व यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डाउनवर्ड। जिस तरीके से यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी जैसे डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे आके भी डाउनवर्ड होना शुरू हो गया है। तो ठीक है, तो यहीं पे उसको क्या होगा, इस तरीके से ON लेवल पे मैक्सिमम आउटपुट अचीव होगा। ओके क्लास।